चलिए, तो अभी तक हम लोग जो चल रहे थे वो वेक्टर एनालिसिस। अच्छा, मैं इतना धीरे नहीं पढ़ा था, थोड़ी स्पीड तेज हो जाएगी। मैं भी थोड़ा चल रहा है, बच्चा कोई आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो मैं भी थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। एकदम से स्पीड इतनी तेज होगी कि पता चलेगा नहीं, इसलिए थोड़ा चलते रहना और फ्रीक्वेंसी मैच करो मेरे साथ में, ठीक है? ओके, तो वेक्टर एनालिसिस की बात करें तो हमने देखा कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी थी, उन वेक्टर क्वांटिटी को कैसे डील करना है, यानी कि उनका ऑपरेशन, उससे किस तरीके से ऑपरेशंस अपने को सेटअप करने हैं, वो हम डिस्कस कर रहे थे, जिसको मैंने मेजरली नाम दिया एलजेब्रा, एलजेब्रा ऑफ वेक्टर। इस एलजेब्रा ऑफ वेक्टर के अंदर मैंने आप लोगों को सिखाया है एडिशन, दूसरा सब्सट्रैक्शन, एंड थर्ड वन इज रिजोल्यूशन। तीन टॉपिक में मान के चलता हूँ, क्लास में जो भी बच्चा बैठा है उसको मैं 3 टॉपिक अपनी तरफ से पढ़ा चुका हूँ। अब जिसको जितना आया है वो समझ, वो सबके अलग अलग होगी, लेकिन मैंने अभी तक 3 टॉपिक आपके सामने रखे हैं वेक्टर को, यानी कि आप 2 वेक्टरों को ऐड कर सकते हैं, 2 वेक्टरों को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, 2 वेक्टरों का या एक वेक्टर का रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन मतलब कि बाई पार्ट, पार्टीशन क्या कर सकते हो, पार्टीशन कर सकते हो, आप उसे तोड़ सकते हो। ये मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक है? अब इस पार्टीशन की जब मैंने बात की थी, अच्छा ओके, अच्छा ये भी चल रहा है। तो मैंने जब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात की थी, तो उसके अंदर मेजरली मैंने देखा था कि जब मैं एक्स और वाई एक्सिस पे बात करूं तो मैं एज्यूम करता हूं कि हर एक बच्चे को इतना पता है कि अगर सर ये कोई वेक्टर ए है, वो एक्स एक्सिस से हर एंगल हम कहां से नापते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर कोई वेक्टर ऐसे है तो अगर मैं पूछूं बताओ इसका एंगल कितना है, दिस इज 30 डिग्री। अगर मैं तुमसे पूछूं ये 30 डिग्री बोल दूं, लेट दिस इज 60 डिग्री, मैं पूछूं अगर तुमसे व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस वेक्टर, तो स्लोप या कभी भी एंगल जब मैं बोलूं तो हमेशा मेजर कहां से करना, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी कि यहां से लेकर पूरा, दिस इज 190 प्लस 30, दिस इज 120 डिग्री। हमेशा एंगल कहां से मेजर करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सर यहां से कर लेंगे ना, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? इसे कहते हैं एंटी क्लॉक, इसे कहते हैं क्लॉक। ओके, तो दिस इज द एंगल थीटा। तो मैं आपसे सबसे मानता हूं कि ये जो ए वेक्टर था, इसके 2 हिस्से हैं, एक उसका एक्स वाला हिस्सा है जो आई कैप पे जा रहा है, एक्स एक्सिस पे जा रहा है, एक उसका ए वाई वाला है जो कहां जा रहा है, जे पे जा रहा है। इस एक्स की वैल्यू मैंने आपको बता दी कितनी होती है, थीटा के पास वाला कॉस थीटा, यानी बना ए कॉस थीटा, और ए वाई वाला बना ए साइन थीटा। इतना मैं आपसे सबसे एज्यूम करता हूं कि आप चीजें सबको आती है, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन आज उस बच्चे ने पूछा था, डिस्कस कर लेते हैं ताकि कैसे क्वेश्चंस आते हैं प्रैक्टिकली अपने फिजिक्स के अंदर। तो एक क्वेश्चन है, लेट एज्यूम करते हैं अ बॉल इज थ्रोन परपेंडिकुलर अपवर्ड विद वेलोसिटी 220 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को मैंने ऊपर फेंका 20 मीटर पर सेकेंड, परपेंडिकुलरली अपवर्ड। अ कांस्टेंट acceleration a constant acceleration a vector 2 I cap 3 j cap acting on it, उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लग रहा है इस शक्ल के अंदर, वेक्टर की फॉर्म में। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो मैं अब इस तरीके के एक्सेलरेशंस पुट अप करूंगा। फाइंड the position of ball along x axis
वेयर y शुड बी 0, वेयर y शुड बी 0। एक ऐसा क्वेश्चन मैंने बनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को अप्रिशिएट करो, समझो कि क्या तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो सॉल्यूशन तो दूर की बात है। चलिए बोलिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, समझो एंड अप्रिशिएट करो कि हाँ क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो सॉल्यूशन तो होगा ही। चलो मैं समझाता हूं, और अगले ऐसे क्वेश्चंस कभी आएंगे तो आप खुद करेंगे। अ बॉल इज थ्रोन परपेंडिकुलरली अपवर्ड। मैंने बोला था फिजिक्स में कोशिश करना, कभी मैं करूं चाहे ना करूं, आप हर बार कोशिश करना, क्वेश्चन को पढ़ती पेंसिल या पेन जो भी आपके हाथ में, उसे डायग्राम बनाना स्टार्ट कर देना। इजीली आपको सारी चीजों के सॉल्यूशंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड परपेंडिकुलरली अपवर्ड। एक बॉल थी जिसको मैंने बॉल को ऊपर फेंका विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके सर। अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक उसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन यानी कि फोर्स लग रहा है, क्योंकि फोर्स लगता है तो ही एक्सेलरेशन लगता है। तो मैं फोर्स की बात नहीं कर रहा, मैं एक्सेलरेशन की बात डायरेक्ट कर ली। एक एक्सेलरेशन लग रहा है 3i कैप, सॉरी 2i कैप 3j कैप। दैट मींस कि इसका क्या मतलब है, तो आप बोलोगे कि सर इसका मतलब है कि उसको, उस बॉल को एक फोर्स लग रही है। कहां कहां लग रही है? एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर कितनी लग रही है? एक्स एक्सिस वाला चाहता है कि इस बॉल के ऊपर एक एक्सेलरेशन क्रिएट हो। मैं उसको नाम दे रहा हूं किसका? ax का। कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक फोर्स चाहती है कि ये इतने एक्सेलरेशन से कहां जाए? एक्स एक्सिस पे जाए। बॉल तो कहां जा रही है? ऊपर। लेकिन ये बॉल क्या चाहती है? नीचे जाए। और एक फोर्स चाहती है इसको कहां ले जाना? ऊपर। ए वाई, दिस इज ए वाई, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या इस क्वेश्चन को क्रैक किया तुमने? एक बॉल को मैंने तो कहां फेंका था? ऊपर, लेकिन किसी फोर्स ने कोशिश की कि ये आगे भी जाए और ये ऊपर भी जाए। जैसे रॉकेट छोड़ते हैं ना दिवाली पे, तो रॉकेट के अंदर मसाला होता है तो उसको ऊपर लेना चाहता है, लेकिन हवाएं चल रही है, सपोज करो ऐसे, तो हवाएं बोलेंगी तू उधर जा, रॉकेट बोलेगा ऊपर जा, लेकिन जाता कहां है वो? ऐसे। तो इसका जो मोशन दिमाग में मेरे आ रहा है, वो मोशन लगभग मुझे लग रहा है कि सर ना तो ये ऊपर जा पाएगा अब, ना तो ये ऊपर जा पाएगा और ना ये आगे जा पाएगा, ये जाएगा कुछ ऐसा मोशन करेगा। क्या समझ में आई बात? इसका मोशन कुछ ऐसा ही हो, रॉकेट जैसा जो दिवाली पे छोड़ते हैं अपन। ठीक है, ओके सर। अब ये यहां जाएगा तो एक कंडीशन ऐसी होगी कि सर y शुड बी 0। तो मैं इस पॉइंट को मान रहा हूं ओरिजिन 0,0। इसे मैंने क्या माना है? 0,0। तो सीधी सी बात है, y सर फिर से क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। यानी देखो पहले क्या हो रहा था? x बढ़ा y बढ़ा, x बढ़ा y बढ़ा, x बढ़ा y बढ़ा। क्लियर? पक्का क्लियर है? तो सर इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस, ऐसी तो कोई फोर्स है ही नहीं, ऐसी तो कोई फोर्स है ही नहीं जो उसको कभी नीचे लेकर आए। ये वाली फोर्स तो हमेशा इसको, सॉरी ये वाली 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो इसको हमेशा बोल रही ऊपर ही ऊपर जाती रहे। ग्रेविटी तो इस क्वेश्चन में मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा। तो क्या कभी y 0 हो सकता है? नहीं सर, कभी पॉसिबल है। क्वेश्चन ही गलत बनाया आपने। ओके, मैं अब मान रहा हूं मेरा क्वेश्चन ही क्या है? गलत। तो मैंने बोला अच्छा चल सॉरी 20 मीटर, हाँ अब सही है सर। अब मेरे इस बॉल ने जब यहां था तो किस पे था? 0,0। फिर इसको दोनों फोर्स लगी थी, यहां भी, तो ये यहां पहुंचा, मान लेते हैं 1,2 पे। x में 1, y में 2, थोड़ा और ऊपर गया, पहुंचा 3, सॉरी यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो 3,5 पे पहुंच गया होगा। और ऊपर गया 6,10 पे पहुंच गया होगा। यहाँ पे 6, वहां 10। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये y में तो कितना पहुंच चुका होगा? 20। तो x में कितना पहुंचा होगा? मुझे नहीं पता सर, वो मुझे निकालना है, वो ही मुझे निकालना है। कैसे करेंगे? ध्यान से सुनो, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे परफॉर्म करते हैं, ध्यान से सुनो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, हम इस मोशन को कहेंगे मोशन अलोंग XY प्लेन
जो चैप्टर का नाम है एक्चुअल मोशन इन अ प्लेन, मैं उसका क्वेश्चन करा रहा हूं आज, ठीक है। जब भी मोशन अलोंग एक्स वाई प्लेन होगा उसके हम दो टुकड़े करेंगे, एक को लिखेंगे मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और इसको लिखेंगे मोशन अलोंग वाई एक्सिस। यानी कि जब भी क्वेश्चन किसका है, प्लेन का है, तो आपको क्या करना है, इसके दो टुकड़े कर देना है, एक पूरा का पूरा एक्स एक्सिस का, एक पूरा का पूरा वाई एक्सिस का। और फिर बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, इसके लिए यूज करेंगे आप क्या, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का होल स्क्वायर, या वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, बांट दो, एक्स एक्सिस के अलग लगाओ, वाई के लिए अलग लगाओ। इसके लिए क्या यूज करोगे, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। तो इंफॉर्मेशन किसकी पता है, मुझे इसकी पता है, इसको यूज कर लूं। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हमें पता है कि y एक्सिस पे कितना है मेरा 20, तो मैं लिख सकता हूं एस वाई कितना है 20 इज इक्वल टू यू एक्स। जब फेंका गया था तो पहले कहां फेंका था, इसका जैसे a वेक्टर ये हो गया, इसका u वेक्टर क्या हो गया, तो बोलोगे सर यू एक्स आई कैप यू वाई जे कैप। इनिशियली u से तो फेंका ही नहीं हुआ, x पे तो फेंका ही नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 0 आई कैप और यू वाई कितना हो जाएगा, कितने से फेंका 20 से, तो 20 जे कैप। तो क्या लिखूंगा 20, यानी कि एस वाई इज इक्वल टू यू वाई कितना था 20 टी प्लस हाफ ए वाई कितना है 3 टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई। 2 को शिफ्ट कर दो तो क्या बन जाएगा 40 इज इक्वल टू 40 टी प्लस 3 टी का स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से आप क्या करेंगे, फाइंड करेंगे किसको, टी को। निकालना आता है सबको 10th क्लास के अकॉर्डिंग। यहां से आप क्या निकाल लेंगे, टी की वैल्यू निकालेंगे। यहां तो मैंने मर्जी से क्वेश्चन बनाया था तो थोड़ा टिपिकल हो सकती है, अदरवाइज क्वेश्चन कैसा मिलेगा, सिंपल मिलेगा। टी निकाला, फिर कहां पुट करेंगे, इसके अंदर। इसने पूछा था एस एक्स क्या होगा, तो एस एक्स क्या होगा यू एक्स कितना है 0, टी जो पुट करोगे प्लस हाफ ए एक्स कितना है, ये रहा सर ए एक्स 2 पुट करोगे और टी का स्क्वायर पुट करोगे, तो इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हारा एस एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो सर आपकी शीट के अंदर क्वेश्चन है इस तरीके का कोई, तो डरना नहीं है उस क्वेश्चन से, सिंपल इस तरीके से आप अटेंड करेंगे तो आपको क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। ये जब मैं मोशन इन प्लेन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो ऐसे क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स कराऊंगा, समझ में आ गया, पक्का। कैसे अलग अलग करना है समझ में आएगा, इसके क्वेश्चंस हैं शीट के अंदर, कर लेना, नहीं आएगा तो मेरे से डिस्कस कर लेना पर्सनली, ठीक है, मैं बता दूंगा, वापस भी कराऊंगा ऐसे क्वेश्चंस, अभी रहना। तो बस मेरे को बस एक बताना था कि कभी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो डरना नहीं, क्योंकि वेक्टर में डाल रखे हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो आपको अटेंड करना है। चलिए, इतना सब होने के बाद मैं आज आपको जो टॉपिक करवा रहा हूं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, बहुत ध्यान से सुनना, वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर रहा हूं स्केलर क्वांटिटीज की। स्केलर क्वांटिटी यानी कि ओनली हैव मैग्नीट्यूड, उनका सिर्फ क्या होता है मैग्नीट्यूड, उनका कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ क्या होता है मैग्नीट्यूड। तो उसके ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, अ स्केलर मल्टीप्लाई विद नंबर। अगर कोई स्केलर अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो सपोज करो कोई क्वांटिटी थी ए, वो थी 4 यूनिट, अगर मैं उसे किसी 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 इंटू 4 यूनिट, तो कितना हो जाएगा 24 यूनिट। तो आप कह सकते हो कि जब भी किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से, तो ओनली मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई, सिर्फ क्या करता है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करता है। सपोज करो किसी का मास 2 kg था,
मैंने उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो उसका मास कितना हो गया, 4 इंटू 2 8 kg। डायरेक्शन की बात अब भी नहीं होगी, ठीक है। दूसरा, अ स्केलर मल्टीप्लाई विद वेक्टर। अगर एक स्केलर किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाए, यानी कि सपोज कोई क्वांटिटी थी ए 3 यूनिट और कोई वेक्टर था ए वेक्टर जो था 6 यूनिट इन नॉर्थ। तो जब आप क्या करोगे, कोई नई क्वांटिटी बनाओगे, जब आप क्या करोगे, ए को मल्टीप्लाई करोगे ए वेक्टर से, तो ये सी वाली क्वांटिटी भी क्या बन जाएगी, वेक्टर, जिसमें उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 इंटू 6 यूनिट एंड डायरेक्शन कौन सी रहेगी, नॉर्थ। तो जब एक स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई करता है तो वो स्केलर बिहेव करता है एज अ नंबर, और वो किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को तो इंक्रीज कर देता है, लेकिन डायरेक्शन कैसे रखता है, सेम। तो कुल मिलाकर क्या समझ में आया, सिंपली आप समझ सकते हो कि जब भी कोई वेक्टर किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो या किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो या किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो, अगर वो किसी, ऐसा कर लो, अगर कोई वेक्टर किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो ओनली मैग्नीट्यूड इंक्रीज। अगर कोई वेक्टर स्केलर से मल्टीप्लाई होगा तो भी ओनली मैग्नीट्यूड इंक्रीज। बट अगर कोई वेक्टर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हुआ तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज, आल्सो डायरेक्शन गेट रिवर्स्ड। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक वेक्टर था ए वेक्टर 3i कैप 4j कैप 6k कैप लाइक दैट, ठीक है। फर्स्ट मैं उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी कि मैं 3 इंटू ए वैक्टर बोल रहा हूं आपको। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, 3i कैप 4j कैप 6k कैप, तो ये बनकर क्या हो जाएगा, 9i कैप 12j कैप और 3 6 जा 18k कैप। सिर्फ मैग्नीट्यूड इंक्रीज किया, डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा। डायरेक्शन पहले अगर नॉर्थ में थी तो अभी भी क्या रहेगी, नॉर्थ में रहेगी। क्लियर है। पर अगर मैंने -3a से कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 3i कैप 4j कैप 6k कैप, तो ये कितना बनेगा, -9i कैप माइनस का 12j कैप माइनस का 18k कैप। तो डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हो जाएगा। तो एक वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना आ गया, यानी कोई वेक्टर है उसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं या उस वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं, कोई फर्क नहीं आता। बात क्लियर है, पक्का। थोड़ी कंफ्यूजिंग है, ध्यान से सुनो। कोई वेक्टर क्वांटिटी है, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, चाहे मोमेंटम हो, या कल को कुछ भी मैं बोलूं, मैंने अगर ये बोल दिया कि वो क्वांटिटी वेक्टर है, तो उस वेक्टर क्वांटिटी को किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते समय सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखोगे। अगर पॉजिटिव से जोड़ोगे मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ, डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर किसी नेगेटिव नंबर से कर दिया, नेगेटिव नंबर से किया, तो उसका मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज करेगा और उसकी डायरेक्शन भी इंक्रीज करेगी, और डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगा वो वेक्टर। ठीक है, अबे पकड़ यार। जस्ट इसके बाद में एक बार जैसे क्लास खत्म होती है ना, फिर बताता हूँ, मैं पूरा ही बताता हूँ। मैं इसमें क्या फॉर्म पे ध्यान मत दिया करो, मुझे कई बार क्या मैसेज डालने पड़ते हैं ग्रुप में। मैं अभी आज आपको पूरा नहराना सिखाऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ। ये समझ में आ गया, चलिए आगे आइए नेक्स्ट पे। अब हम शुरू कर रहे हैं
मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आएंगी सामने समझ के, क्योंकि यहीं से चैप्टर का एक्चुअल जो बेस बनना है वो यहीं से बनना है। हम मल्टीप्लीकेशन दो तरीके से करते हैं। ये एक वेक्टर है। अच्छा पहली बात तो सुनना, सपोज करो यहां पे एक फोर्स है, फोर्स के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, वेलोसिटी ऐड कर रहा हूं। यानी कि सपोज करो किसी पे 8 न्यूटन की फोर्स लग रही है, मैं उसमें 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को ऐड कर रहा हूं। क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? ये बेसिक मैथमेटिक रूल है कि आप सेम क्वांटिटी को ही ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। यानी कहना ही चाहता हूं, माइंड में सेट कर लेना, फोर्स के साथ फोर्स ऐड होगी, वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी ऐड होगी। फोर्स और वेलोसिटी आपस में ऐड नहीं हो सकती, मल्टीप्लाई हो सकती, मल्टीप्लाई हो सकती है पर ऐड नहीं होगी। ठीक है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके आइए वापस आइए। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर, सपोज वेक्टर ए को मल्टीप्लाई कर रहा हूं वेक्टर बी के साथ, वेक्टर ए मल्टीप्लाई विद वेक्टर बी। अभी तक ये साइन कैसा है, मल्टीप्लाई का है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद इसके मायने बदल जाएंगे, नाम बदल जाएगा, ध्यान से सुनते रहना। जब मैं किसी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूं, मेरा आंसर, मेरा जो रिजल्ट आने वाला है वो वेक्टर भी आ सकता है या वो स्केलर भी आ सकता है। ठीक है, यानी जब वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, दो वेक्टर क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, हमारा आंसर वेक्टर भी बन सकता है, हमारा आंसर स्केलर भी आ सकता है। तो जहां मैं अभी तक बोलता आ रहा था वेक्टर प्लस वेक्टर आंसर शुड बी वेक्टर, वेक्टर माइनस वेक्टर आंसर शुड बी वेक्टर, बट व्हेन स्केलर एंड वेक्टर एडेड, तो ऐड कर ही नहीं सकते। एक वेक्टर स्केलर तो ऐड कर ही नहीं सकता, वेक्टर स्केलर मल्टीप्लाई कर सकते थे, वो मैंने पढ़ा दिया। अब वेक्टरों पे आ गया, वेक्टर और वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दिमाग कहता था वेक्टर और वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर शुड बी वेक्टर, बट नहीं, वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लाई होकर आंसर वेक्टर भी दे सकते हैं, वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लाई होकर आंसर स्केलर भी दे सकते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। आप वेक्टर बोल दो या स्केलर बोल दो। सर कैसे जज करेंगे, क्या होगा, कैसे पता चलेगा, मैं आपको बता रहा हूं। जब हम वेक्टर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, वेक्टर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और आंसर भी वेक्टर आ रहा हो, ऐसे मल्टीप्लिकेशन को आज के बाद हम नाम देंगे क्रॉस प्रोडक्ट का। किसका? क्रॉस प्रोडक्ट। यानी मैंने आपको बोला कि दो क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, कौन कौन सी? वेक्टर और वेक्टर। फिर उसका एक आंसर निकला और मैंने बोला वो भी वेक्टर है, तो आप क्या बोलेंगे कि पक्का कौन सा प्रोडक्ट हुआ इनके बीच में? क्रॉस प्रोडक्ट। और जब वेक्टर और वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो और आंसर क्या आ जाए? स्केलर, स्केलर, तो हम बोलेंगे कि हाँ वो है डॉट प्रोडक्ट। क्या बात समझ आई? क्या समझ आएगा? अगर वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर वेक्टर आ रहा है, सर कैसे पता चलेगा, हमको तो आता ही नहीं है। अरे वो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, लेकिन आपको ये करना है, अगर मैंने किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, आंसर अगर मेरे को वेक्टर दिखा, तो मैं नाम क्या दूंगा उसको? क्रॉस प्रोडक्ट। अगर वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लाई हुआ आंसर स्केलर आ रहा है, तो आप उसको नाम क्या देंगे? डॉट प्रोडक्ट। इस क्रॉस प्रोडक्ट को दिखने का तरीका होता है ए वेक्टर क्रॉस, अब ये इनटू नहीं है, इसे अब से क्या बोलेंगे, पढ़ेंगे क्रॉस। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बनेगा आपका ए बी साइन थीटा एन कैप। अब से फॉर्मूला क्या बन के आएगा मेरे सामने? ए बी साइन थीटा एन कैप। बाद में बताऊंगा, सब सिखाऊंगा, छोड़ो। अगर स्केलर प्रोडक्ट है तो मैं इसको लिखूंगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बन जाएगा ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो अगर आप देखोगे समझोगे तो मैं आपको बोल सकता हूं, यहां पे जब मैंने ए क्रॉस बी किया तो ये वाली चीज क्या बनी?
मैग्नीट्यूड, और ये जो एन कैप बना, ये क्या बना मेरा? डायरेक्शन। तो मैं ए क्रॉस बी जब करता हूं, ए क्रॉस बी जब करता हूं तो आंसर क्या आता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, यानी कि ये क्वांटिटी क्या बनी? वेक्टर। जब मैं ए डॉट बी करता हूं तो ए बी कॉस थीटा आया, यहां पे कोई कैप वैप कुछ नहीं आई, तो ये सिर्फ क्या आया है? मैग्नीट्यूड। तो इसे क्या कहेंगे? स्केलर। इसे क्या कहेंगे? स्केलर। चलिए सर, अब ये सब बातें हो गई, एग्जांपल देके बात करते हैं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं डॉट प्रोडक्ट। व्हेन टू वेक्टर गेट मल्टीप्लाई and they give scalar product, then product। ठीक है, यानी कि दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो और आंसर कितना आ रहा हो? कोई स्केलर आ रहा हो। सर कोई एग्जांपल दे दो अच्छा सा जिसमें जो हमको याद हो। एग्जांपल मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन वो जो आपको रिसेंबल करे। तो सर हमने पढ़ा था ये कोई बॉडी, ये कोई बॉडी, ठीक है, ये कोई बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी पे मैंने क्या लगाया? फोर्स, जिस कारण से ये बॉडी क्या करी? डिस्प्लेस करके कहां पहुंच गई? यहां पहुंच गई। ये क्या आया? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या आया? डिस्प्लेसमेंट। और सर 9th क्लास में सिखाया था जब किसी बॉडी पे फोर्स लगता है, डिस्प्लेसमेंट वो करती है तो वो वर्क करती है। तो हमने सीखा था 9th क्लास के अंदर कि फोर्स मल्टीप्लाई विद डिस्प्लेसमेंट गिव्स वर्क, गिव्स वर्क। सो अब मेरी बात को सही करते हैं। सर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, displacement is a vector quantity, both are vector quantity, get multiply with each other and give the answer work। वर्क कैसा होता है? स्केलर। सबको पता है स्केलर, ठीक है। तो सर हमें पता चला कि ये दोनों तो वेक्टर वेक्टर थे और आंसर जो आया वो क्या आया? स्केलर। तो दो वेक्टर्स को जब ऐड किया, मल्टीप्लाई किया और आंसर में जो स्केलर मिल रहा है, तो ऐसे को मैं क्या नाम दूंगा? स्केलर। टाइम हो गया। कॉपी बंद करके सब बैग पैक करके बैठे हो। क्या करूं, कल से मैं तुम्हारी क्लास पहले लूंगा। नहीं बैठे रहो, बैठे रहो, कुछ थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। बात तो भले ही करा लो ना।